पार्टिकल्स छोटे होते हैं जो बड़े पार्टिकल्स पे काम नहीं करते, एक और ऑपोजिंग फोर्स होता है एंड दैट इज कोहेशन. बिकॉज ऑफ दैट कोहेशन एज द साइज गोज स्मॉलर, critical velocity is more critical velocity is required to entrain smaller cohesive particles. So ये जो दो ग्राफ है, this graph is for consolidated sediment and this is unconsolidated. ओके, सो इस ग्राफ का ऊपर का पोर्शन जो है वो हमेशा सजेस्ट करेगा कि इरोजन हुआ है एंड पार्टिकल आर इन मोशन. ओके, बिकॉज क्रिटिकल वेलोसिटी के सारे ऊपर है. ओके, सो इरोजन एंड एनीथिंग बिलो दिस इज स्टैटिक. सो दिस इज द जूल स्टोन डायग्राम. इन सबका एक पर्टिकुलर डिनोशन है एंड ओवर हियर आई थिंक इट इज 0.5 mm, जिसके बियॉन्ड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ये पर्टिकुलर 0.5 mm है. इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड हियर ऑल्सो यू हैव साइजेस, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. बस अ सिंपल थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट जूल स्टोन डायग्राम्स लिंक्स द साइज ऑफ द पार्टिकल विथ क्रिटिकल वेलोसिटी. बिकॉज अब तक हम क्रिटिकल वेलोसिटी को किस हिसाब से पढ़ते आ रहे थे? क्रिटिकल वेलोसिटी में ग्रेविटी फोर्स जैसे ही ओवरकम कर जाता है लिफ्ट और ड्रैग, वैसे वो एंट्रेन हो जाता है. लेकिन ग्रेविटी फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं साइज पे डिपेंड करती है. तो इसीलिए देयर एक्सपेरिमेंट्स वर डन एंड देन दिस जूल स्टोन डायग्राम हैज कम इनटू प्ले. बट द जूल स्टोन डायग्राम हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स. एज ईच एक्सपेरिमेंट वी कंडक्ट दे डू हैव ड्रॉबैक्स. तो जूल स्टोन डायग्राम में कुछ अजम्पशंस है. सो फर्स्ट इज इट इज ओनली फॉर कोर्स ग्रेन्स. सेकेंड, इन्होंने वाटर डेप्थ को 1 मीटर ही रखा है. सो क्या पता 1 मीटर के बिलो द केस इज समथिंग एल्स. सो इसीलिए इसके अपने एंड द बेड दे हैव कंसिडर्ड इज प्लेन. रफ बेड इन्होंने भी कंसिडर नहीं किया है. सो आफ्टर दिस देयर वाज अनदर एक्सपेरिमेंट डन एंड a shield diagram came into play, but shield diagram again has its own side effects and own drawbacks. So none of the experiments were perfect. However, whatever we have is this. So first and foremost you have to remember critical velocity क्या है, critical velocity और critical threshold क्या है. दो टाइप का फोर्स होता है. You have to remember this, and for one illustration you have to remember this, like one experiment. Shield diagrams, if you are interested in what is a shield diagram, please go through Sandbox books and read shield diagram. But shield diagram is also not perfect. It has its own drawbacks. Okay, now we are done with entrainment. एंट्रेनमेंट खत्म हो गया. और तो सेकंड पार्ट क्या था? सो एंट्रेनमेंट खत्म हो गया मतलब पार्टिकल तो अपनी जगह से उठ गया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज पार्टिकल सेटलिंग. वी हैव टू कम टू दिस पार्ट. ओके, पार्टिकल वापस बेड में कैसे आए, ओके, कैसे डिपॉजिट हुए. सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्टिकल सेटलिंग. पार्टिकल सेटलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी. ओके, सो एज सून एज द ग्रेन्स आर पिक्ड अप, ओके, सो इनका हमेशा टेंडेंसी होता है टू फॉल बैक. ओके, सो ये जो टेंडेंसी है वो ही सेटलिंग वेलोसिटी को डिफाइन करता है. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज द डिस्टेंस, एक पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है. नंबर 1 द ड्रैग एंड द लिफ्ट फोर्स. ये कितना ड्रैग है, कितना लिफ्ट है, एंड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो अब हम आएंगे. सो ड्रैग एंड लिफ्ट तो हमने डिस्कस कर दिया एंड थर्ड वन वी हैव टू डिस्कस इज द सेटलिंग वेलोसिटी. नाउ व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल एक वाटर कॉलम है या आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर कॉलम. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एरियल मीडियम एज वेल, बट फॉर इलस्ट्रेशन आई एम टेकिंग अ वाटर कॉलम.
सो जब एक पार्टिकल सेटल करना चाहता है, when is trying to settle down, so first it has a lot of acceleration, उसका बहुत ज़्यादा एजिलेशन है कि I will go and settle down, but after a particular period of time what happens, ये जो acceleration है, first there is a lot of, so ये part हमने, this part we have done, okay, this part is done, now we are dealing with this part, okay, the settling part. So acceleration जो है settling में पहले बहुत हाई होता है, बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद द एक्सेलरेशन टू सेटल वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ऑलमोस्ट what is it called, एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है, ओके, द एक्सेलरेशन गोज डाउन, दिस एक्सेलरेशन I'm writing a ACC goes down and it reaches a steady state, okay, so and this steady state जब ये पहुंच जाता है एक स्टेडी स्टेट में, दिस स्टेडी स्टेट का जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. सो टू टाइप ऑफ वेलोसिटी हमने आज पढ़ा है, रिमेंबर इट, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी और एक टर्मिनल वेलोसिटी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई सपोज कि क्लियर हो गया है, कोई इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी. नाउ वी आर कमिंग टू टर्मिनल वेलोसिटी. सो व्हाट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी? सो टर्मिनल वेलोसिटी, अभी क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे थे, वन था ड्रैग फोर्स, ओके, एंड अनदर वाज द लिफ्ट फोर्स एंड अनदर वाज द ग्रेविटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगा? जब ये पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, इट इज नीदर गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन. सो यूजिंग अ कॉमन सेंस ये फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट. या अगर पार्टिकल सेम लेवल पे है और वो नीचे नहीं जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं जा रहा है, सो विच फोर्स इज एक्टिंग एंड विच फोर्स इज नॉट एक्टिंग. सो ऊपर जाने के लिए क्या फोर्स है? Fl, दैट इज लिफ्ट फोर्स. इस साइड सेम लेवल पे रहने के लिए क्या फोर्स चाहिए? ड्रैग फोर्स. एंड नीचे जाने के लिए ग्रेविटी. सो देयर कैन बी ओनली वन थिंग, लाइक terminal velocity is achieved when Fd, one minute, that is drag force is equal to gravity force minus lift force. At this particular time जब ये इससे इसको माइनस कर देंगे इज इक्वल टू दिस फोर्स आता है, ओनली एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव. और यू कैन से दैट ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको आप इधर ले आओ, दिस लिफ्ट फोर्स को Fg, ओनली एट, तो क्या होगा? कोई मूवमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो फोर्स उसको मोटिव फोर्स है जो मोशन पे ले जा रहा है और जो उसको मोशन से प्रिवेंट कर रहा है, दोनों इक्वल हो गए हैं. सो ओनली एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द टर्मिनल वेलोसिटी इज सेट टू बी अचीव्ड. ओके, दैट्स इट. सो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है यहाँ पे. Okay, so this is the condition of terminal velocity. So if any question is asked, what is the condition of terminal velocity? Is this. तो terminal velocity के साथ एक बहुत important law है, this decide कि अगर एक liquid है उसमें बहुत सारा particle है, उसको हम agitate कर देते हैं, तो वो particle कैसे terminal velocity achieve करता है, and that law is known as the Stokes law. Now we will study the Stokes law. Now Stokes law suggests that the terminal velocity, now Stokes law का एक बहुत बड़ा derivation है, which is given in Sandbox, but that is not in syllabus for us. So you just think, remember that Stokes law says that the terminal velocity जो अभी हमने पढ़ा, okay, terminal velocity, I think ये सारे के एक denotion है, जैसे tau है and mu है. So terminal velocity also has a denotion, just see it from the book.
So terminal velocity depends on the square of the diameter of the spherical particle. इसके diameter पे depend करता है density of the spherical particle, density of the fluid and viscosity of the fluid. Okay, so इतने चीजों पे terminal velocity depends. So this is what the Stokes law says. ओके नाउ assumption. ओके तो स्टोक्स लॉ में भी हम बहुत सारे assumption लेते हैं. सबसे पहले when I was defining Stokes law I told you spherical particle का diameter. तो सबसे पहले ये एक है कि the particle should be spherical. ओके number 2 the flow should be laminar. And number 3 there should not be a lot of concentration of particle. अगर बहुत सारा concentration of particle होंगे so what will happen, ये एक दूसरे से they'll bump into each other and then it will create a turbulence. So Stokes law simply tells us कि एक पर्टिकुलर साइज है, एक स्पेरिकल पार्टिकल है, वो जो उसका सेटलिंग वेलोसिटी है वो इतने टाइम में सेटल हो जाएगा. वो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है. पर इस सेटअप में if there is any kind of disturbance the Stokes law fails. And one of such disturbance is the particles if they bump into each other तो उसका क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा और उसको जो सेटलिंग वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में वो अचीव करने वाली थी वो नहीं करेगी. ओके सो there should be less concentration. So these are the 3 assumptions. तो assumption है तो of course यही assumption उनके drawbacks है. पहली बात तो कि all the particles in nature are not spherical. बहुत सारे irregular types of particles भी आते हैं. So अब उन particles का जो settling velocity है Stokes law ने जो define किया है और जो terminal velocity है which is different from what Stokes law says. So Stokes law basically says कि size के साथ terminal velocity कितने टाइम पे अचीव होगी और वो पार्टिकल कितने टाइम में सेटल हो जाता है. ओके सो एंड Stokes law one more thing is like Stokes law जो डिफाइन हुआ है हर साइज ऑफ पार्टिकल का अलग अलग टाइम है, अलग अलग टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने का जो टाइम है. सो व्हाट द Stokes law says that particle less than I think 0.1 and 0.2 mm approximately, इतने से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है Stokes law में. दैट इज वॉट एवर Stokes law has said about them कि इतने टाइम पे ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द पार्टिकल विल सेटल, एवरीथिंग इज करेक्ट. बट इफ द पार्टिकल इज लार्जर इन साइज वो Stokes law के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. ओके सो क्यों नहीं चलता है, बिकॉज द लार्जर साइज पार्टिकल जब वो सेटल होते हैं तो वो थोड़ा बहुत में लार्जर अपने अराउंड टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है एंड ये तो सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए है. So that is why particle bigger than 0.22 mm does not follow Stokes law. Okay. So and another drawback is that when we are working in sediments, maximum sediments are sand size. जो sand size है उसी में the Stokes law is not working. Stokes law works for clay and silt particle. So that is why अब हम sand size particles में Stokes law apply नहीं कर सकते. And another is like this लेस कॉन्सेंट्रेशन. तो जनरली नेचर में यू कैन नॉट डू लेस कॉन्सेंट्रेशन. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो पार्टिकल विल बम्प इनटू ईच अदर एंड इन दैट केस ऑल्सो Stokes लॉ अप्लाई नहीं होगा. सो बेसिकली Stokes लॉ को एक हम नॉर्मल टर्म में अगर इफ वी स्टडी, सो व्हेन वी आर डूइंग लाइक you people are going to do dissertation in some days, so few of you will be doing XRD. So XRD से पहले और everything depends on the Stokes law. XRD किसका हम करते हैं, clay mineralogy में मिनरल्स का हम XRD करते हैं. So clay minerals के में clay साइज और सेल साइज में Stokes law फॉलो होता है. तो what we do, एक बड़ा सा बीकर लो, उसमें सेडिमेंट्स डालो एंड उसको एजिटेट कर दो. ओके सो पार्टिकल्स हर जगह चले गए, हर साइज के पार्टिकल्स. तो Stokes लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो स्मॉलर पार्टिकल्स विल सेटल फर्स्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बाद साइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो Stokes लॉ बताता है कि स्टोक ने डिफाइन किया है कि ये साइज ऑफ पार्टिकल 8 आवर्स के बाद इतने मीटर इतने लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो वो पहुंच जाते हैं.
लेकिन बड़े साइज में वो नहीं होता, सेटलिंग वेलोसिटी, बिकॉज स्टोक लॉ इज डिफाइनिंग टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इट इज ऑल रिटन लाइक 0.2 मिलीमीटर विल बी एट दिस लेवल, तो हम उस लेवल से अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो हमें 0.2 मिलीमीटर के सैम्पल्स मिल जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन स्टोक्स लॉ विच इज फॉलोड ओनली इन टर्म्स ऑफ 0.2 मिलीमीटर के लेस, उसके बड़े में स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट, दैट इज व्हाट, बट इट डज नॉट define or says correctly about the bigger size particles. So this is how we have completed particle settling, particle entrainment. Next lecture we will do bed load and or suspended load, saltation, all these things will study. So I think the next lecture will be the last lecture for this chapter. In case some things are left, we will do it, we'll take one more lecture about on this chapter. So that's it, thank you. And in case there's any doubt, just ping me.